बच्चों सुप्रभात। आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपकी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज मैं आपको हिंदी की पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लें ताकि पाठ अच्छे से समझ में आ सके, या मेरे द्वारा भेजी गई PDF में पाठ को देखकर समझ सकते हैं। इस पाठ के रचयिता शिव पूजन सहाय जी हैं। इनका जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। प्रस्तुत संस्मरण माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। इसमें सहाय जी ने अपने बचपन का वर्णन संस्मरण शैली में किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि उनका सारा समय अपने पिताजी के साथ ही बीतता था। उनके साथ नहाना, धोना, पूजा करना, खेलना, घूमने जाना इत्यादि सारे काम वो अपने पिताजी के साथ ही करते थे। और उनके पिताजी भी उनके साथ सारे खेलों में खूब हिस्सा लेते थे और खूब मस्ती करते थे। लेखक ने ये भी बताया है कि पुराने ज़माने में बच्चों के जो खिलौने होते थे वो साधारण से साधारण चीज़ों से बना लिए जाते थे। पुराने ज़माने में आजकल की तरह खिलौने तो आते नहीं थे, है ना। तो बच्चे साधारण साधारण चीज़ों से भी खिलौने बना लिया करते थे और जी भर कर उसका आनंद उठाया करते थे। इस वीडियो में आपको मैं पाठ का सार पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और और संस्मरण क्या होता है ये आपको और बता दूं। संस्मरण मतलब ऐसी घटनाएं जो हमको हमेशा याद रहती हैं, हमारी स्मृति में रहती हैं, है ना। ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल हकीकत होती हैं, सच्ची होती हैं और हमको हमेशा याद रहती हैं, उनको हम कहते हैं संस्मरण। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखक ने जो पाठ की शुरुआत करी है वो इन 2 लाइनों से करी है कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब जहाँ पे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं जहाँ पे, वहाँ पर तो मौज मस्ती। मृदंग मतलब ऐसे मृदंग बहुत जोर जोर से आवाज़ करता है, मृदंग को बजाओ तो बहुत जोर जोर से आवाज़ करता है। इसी तरीके से जहाँ पर लड़के होते हैं वो खूब शैतानी करते हैं, खूब शोर मचाते हैं। और जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग। और जब बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने खर्चे की, अपनी घर गृहस्थी की, अपनी घर की परेशानियों की बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग, मतलब वहाँ पे घर के खर्चों की बातें होती हैं। और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर मृदंग, जैसे मृदंग जोर जोर से बजता है, शोर मचता है, उसी प्रकार से बच्चे जो है खूब हू हल्लड़ करते हैं, खूब शोर मचाते हैं, है ना। लेखक के अब पाठ शुरू करते हैं। लेखक के पिता प्रातःकाल उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक को बचपन से ही पिता से अधिक प्यार था। माँ केवल दूध ही पिलाती थी। वो पिताजी के साथ ही सोता था, वे ही नहलाते, साथ ही पूजा पर बैठा लेते। अब लेखक का जो बचपन था वो सारा टाइम, इसमें बताया उन्होंने कि मेरा सारा टाइम जो था वो मेरे पिताजी के संग ही कटता था। नहाना, धोना, खाना पीना, सोना, सारे काम मैं अपने पिताजी के साथ करता था। और जब वो पूजा पर, जब वो लेखक को अपने साथ पूजा पर भी बिठा लेते थे, जब वो अपनी पूजा पर उनको बिठाते थे तो उनके माथे पर भी पूजा की भभूत का तिलक उनके ललाट पर लगा देते थे। ठीक है। पिता बड़े प्यार से उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक भी पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर बुलाता था। बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद वे रामनामा बही में, मतलब एक ऐसा रजिस्टर, बही माने एक ऐसा रजिस्टर जिसमें वो रोज 1000 बार राम का नाम लिखा करते थे। 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ की पोथी को, पोथी माने पुस्तक, पोथी के साथ ही बांधकर रख देते थे। वे गंगा जी में 500 बार छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखे राम नाम को आटे की गोलियों पर लगाकर मछलियों को खिलाते थे। अब जब पिताजी पूजा करते थे तो 500 बार राम राम लिखते थे ना कागज पर, तो उनको एक आटे की गोलियों के अंदर रख देते थे और उनको फिर मछलियों को खिलाने जाया करते थे। ठीक है, खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठकर हंसता रहता था। जब वो जाते थे मछलियों को गोली खिलाने के लिए तो लेखक जो थे वो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे और ये सब बातें देखकर खूब हंसते रहते थे, हंसते रहते थे। और लौटते समय पेड़ों की डाल पर भोलानाथ को बाबूजी झूला झुलाते थे। और जब वो मछलियों को डालकर, दाना डालकर लौटते थे, आटा खिला के लौटते थे, तब लौटते समय पिताजी उनको पेड़ों की डाल पर बिठाकर झूला जरूर झुलाते थे।
झूला झुलाते थे। कभी कभी कुश्ती भी लड़ते और कभी कभी कुश्ती भी लड़ते। लेखक बाबूजी को पछाड़ देता और वे पीठ के बल सीधे लेट जाते। लेखक उनकी छाती पर बैठकर लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तब वो हंसते हंसते उसके हाथों को यूं मूछों से हटाकर चूम लेते। अब जहाँ सारे खेल तो उनके बच्चे अपने पिताजी के संग ही होते थे, तो पिताजी के संग एक कुश्ती लड़ते थे तो पिताजी जान जान कर हार जाते थे और ये जो है रोने का नाटक करने लगते थे। और जो ये भोलानाथ जी थे, ये अपने पिताजी की मूंछों को नोचा करते थे गुस्सा में आके। तो वो धीरे से अपने बच्चे का हाथ जो है वो मूंछों पे से हटा लेते थे और उसको चूम लेते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक सारा मौज मस्ती खेल शैतानियाँ सब अपने पिताजी के साथ ही करते थे। कभी कुश्ती लड़ते, कभी घूमने जाते, कभी पूजा पाठ करते, सारे काम। ठीक है। फिर उनके साथ हंसते हंसते जब घर आता फिर उनके साथ जब हंसते हंसते घर आता तब उनके साथ वह भी चौके पर खाना खाने बैठता था। बाबूजी अपने हाथ से गोरस गोरस मतलब दूध है ना, गोरस और भात मिलाकर खिलाते थे। मतलब उनको दूध और चावल खिलाते थे। जब वो खा चुका होता तब मैया थोड़ा और खिलाने बैठ जाती और बाबूजी से कहती कि आपको बच्चों को खिलाना नहीं आता, और फिर वो पक्षियों के नाम ले लेकर उसे खिलाती। अब जब जब बाबूजी खिला देते तो उनकी माँ को लगता कि नहीं, इन्होंने तो छोटे छोटे कौरे खिलाए हैं बच्चा समझ के, और मैं इसको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। और पिताजी से वो कहती थी कि आपको खाना खिलाना इसको नहीं आता है, और कहती कि खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब खा पी कर ताकतवर बनेगा तभी तो दुनिया का सामना कर पाएगा, दुनिया में टिक पाएगा, अपना ठिकाना बना पाएगा, है ना। तो उसको बड़े बड़े कौर खिलाती थी, अपने अपने हाथ से खिला लेती थी, तब इनको संतुष्टि होती थी कि ये मेरे अब इसका पेट भर गया होगा। अब खिलाती कैसे थी? बहाने से, चिड़ियों के नाम ले लेके। जल्दी खा लो जल्दी खा लो जल्दी खा लो, चिड़िया खा जाएगी, जल्दी खा लो, तोता खा जाएगा, मैना खा जाएगी, बुलबुल खा जाएगी। इस तरीके से बड़े बड़े कौर जो है वो उसको पक्षियों के नाम ले लेकर खिलाया करती थी। अब जब ये खा लेते थे उसके बाद में अब ये अपने खेलने के लिए निकल जाते थे। तो फिर खाने के बाद लेखक नंग धड़ंग रस्सी से बंधा काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में निकल जाते थे, है ना। जब कभी मैया अचानक से लेखक को पकड़ लेती तो चुल्लू भर सरसों का तेल उनके सिर पर डाल देती, नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगा चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। अब जब भी इनको मौका लगता था, वैसे तो खेलने में लगे रहते थे, लेकिन जब भी इनकी माँ को मौका लगता था तब इनको ज़बरदस्ती पकड़कर इनके सिर में सरसों का तेल डालकर इनके बाल बाल काट कर खूब सुंदर सा कुर्ता और कपड़े पहनाकर इनको सुंदर सा बना देती थी और लेखक को पूरा कन्हैया की तरह तैयार कर देती थी। जब भी माँ को मौका मिलता था तो ये पकड़ में तो आते नहीं थे, हर समय पिताजी के पास रहते थे या घूमते रहते थे। तो जब भी इनकी माँ को मौका मिलता था तो पकड़ कर इनको बालों में तेल डालना, काढ़ना, इनका चोटी बनाना और इनको सुंदर सा बनाकर बेच देती थी। अब लेखक को तो बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता था, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, रोते थे, खिसियाते थे। तब उनका रोना सुनकर उनके बाबूजी आ जाते थे, है ना। अब उनको रोता हुआ सिसकता हुआ देखकर उनको गोदी में उठाकर बाहर ले जाते थे। बाहर आते ही मित्रों का झुंड उनकी प्रतीक्षा करता मिलता था और बाबूजी की गोद से उतरकर वो अपने मित्रों के साथ मगन हो जाते थे। जब इनकी मम्मी इनका रोटी करती थी तो ये रोते चिल्लाते थे क्योंकि बाल तो उलझे हुए होते थे। तो इनके पिताजी इनकी रोने की आवाज़ सुनकर, लेखक के रोने की आवाज़ सुनकर आते थे और उनको गोदी में उठाकर बाहर ले जाते थे। बाहर जब इनका मित्र की मंडली इनका इंतजार कर रही होती थी, उसको देखकर ये सब अपना मगन हो जाते थे और इनको फिर रोना धोना सब भूल जाते थे, है ना। और उनके साथ वो तरह तरह के तमाशे किया करते थे। तो आज बेटा यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आशा है यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको फिर से पढ़िएगा और जो मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।